पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान के खिलाड़ियों में ग्रुपबंदी उभर के सामने आ गई। हमने इसमें सेंसस लगाए थे डिफरेंट, जिससे ना ये रिगार्डिंग पॉल्यूशन लेवल डेटा कलेक्ट करते थे। ये जो बे ऑफ बंगाल से या अरेबियन सी से जो सिस्टम आते हैं उसमें से क्वांटिटी ऑफ रेन और मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे मसला देखें कि 322 जो है वो नॉन बेलेबल सेक्शन है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया बोल है में कहेंगे आपको खुशामदीद और उम्मीद करेंगे कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। और मैं हूं आपकी होस्ट, आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज अगस्त की 26 तारीख है। आज का दिन दुनिया भर में ख़वातीन की मसावात के दिन के तौर पर मनाया जाता है। मशहूर अंग्रेज़ी कौल है कि औरतें मोहब्बत करने के लिए बनाई गई हैं, समझने के लिए नहीं। तो आज के दिन अपनी ख़वातीन का एहतराम करें और उन्हें वही मुकाम और इज़्ज़त दें जो दीन ने हमें सिखाई है। यानी अगर माँ है तो खिदमत करके जन्नत कमाएं, तो अगर बीवी है तो उसका साथ देकर कामयाबी अपने नाम करें। आज प्रोग्राम में ख़वातीन को दरपेश मसाइल पर मज़ीद भी आपको अपडेट करेंगे, मगर पहले एक नज़र आज की बड़ी खबर पर डालेंगे। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ बदतरीन शिकस्त। शान मसूद कौमी टीम की तारीख के बदतरीन टेस्ट कप्तान बन गए। जावेद बर्की के बाद 4 लगातार टेस्ट मैच हारने का एजाज़ कौमी टीम नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान जैसी टीम्स की फहरिस्त में आकर खड़ी हुई है। इस तनज़ली के बाद क्या अब भी बेहतरी की कोई उम्मीद बाकी है, जानने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, 5 दिन 3 हादसा, 70 से ज़ायद अमवात। ईरान के बाद पाकिस्तानी हदूद में ज़ायरीन की बस को हादसा। रावलाकोट में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। ट्रैफिक हादसात में इजाफे की वजूहात और पाकिस्तान में मुसाफिर बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के तरीक़ेकार पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। कारसाज हादसे की मुलजिमा के खिलाफ जाली सोशल मीडिया मुहिम। सोशल मीडिया पर विक्ट्री का निशान बनाई तस्वीर और रिहाई की जाली खबरें ज़ेरे गर्दिश। नामवर सहाफ़ी भी डिस इंफॉर्मेशन का शिकार हो गए। सोशल मीडिया पर जाली मुहिम अहम तरीन केस पर किस हद तक असरअंदाज हो सकती है और जाली मुहिम चलाने वालों के खिलाफ क्या कानूनी चाराजोई मुमकिन है, इस पर भी बात होगी। नस्ट के तुलबा का स्पेस प्रोग्राम में बड़ा कारनामा। स्कॉटलैंड में होने वाले आलमी रॉकेटरी और लॉन्च मुकाबलों में दूसरी पोजीशन अपने नाम कर ली है। होनहार बच्चे आज दुनिया बोल है में मेहमान हो गए। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट लवर्स की ज़मीन है, लेकिन होम ग्राउंड पर टीम का भड़कस ऐसा निकला कि सोशल मीडिया सारिफीन ने अब पाकिस्तान टीम के तमाम सीनियर प्लेयर्स को टीम से निकाल बाहर कर देने का मुतालबा कर दिया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश को पाकिस्तान का यकीनन एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ही वो टीम थी जिसने वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को फतह दिलवाकर टेस्ट सीरीज़ में उसकी राह हमवार की थी। और पाकिस्तान ही वो टीम है जिसने बांग्लादेश से ऐसी इबरतनाक शिकस्त खाई है कि शायद आने वाले कई सालों में दुनिया की कोई और टीम ऐसी शिकस्त के मज़े से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकेगी। सोशल मीडिया पर बहुत से क्रिकेट लवर्स ने पाकिस्तानी टीम के बैटर्स को भी दुआएं दी हैं और उन्हें नज़र बद से बचाने के लिए उनकी विलाई ली हैं। और क्योंकि माशाल्लाह से हमारे जो 7 बैटर हैं डबल फिगर में भी ना पहुंच सके, और यकीनन इस तमाम सूरत हाल में पूरी बांग्लादेश कौम को पाकिस्तान का एहसानमंद और शुक्रगुजार होना चाहिए। क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। साजिद खान सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या हुआ, क्या उम्मीदें थी आपकी और क्या हो गया? पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये जो टेस्ट सीरीज़ है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनी तौर पर आपने जिस तरह मॉर्निंग शो का आगाज़ किया, मायूसून कारकर्दगी है पाकिस्तान की। आप भी किस मोहब्बत से, खुलूस से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करती थी, और जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन शिकस्त है। 17 साल बाद शान मसूद ये 17 साल बाद जो है चौथे कप्तान बन गए, जो सीरीज़ पाकिस्तान की 4-0 जिन्होंने हारी है। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात की जाए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ खड़ी है? 2020 की टीम है। टेस्ट मैच की जो 7वें नंबर की टीम थी, बांग्लादेश उससे आगे तारीख दोहरा दी। 23 साल बाद अगर देखा जाए, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई मैच नहीं था। पाकिस्तान यकीनी तौर पर आईसीसी टेस्ट चैंपियन का फाइनल खेलना जा रहा था। यहाँ तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों में ग्रुपबंदी उभर के सामने आ गई।
लाइकिंग डिसलाइकिंग नजर आ रही है। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने और जिस तरह आपने और हमने बात की, एक अच्छा टॉस जीता बांग्लादेश ने, आउटस्टैंडिंग उन्होंने कप्तान ने कप्तानी की, अच्छे स्लीप ने कैचेस किए, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक अच्छी बैटिंग होती है रिजवान सऊद शकील की तरफ से और पाकिस्तान यकीनी तौर पर गेम में वापस आता है। मगर पाकिस्तान के कप्तान क्लब लेवल की कप्तानी कर रहे हैं। शान मसूद की अगर बात की जाए, कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। बाबर की बात करें, 4 साल उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़गरक किया, ग्रुपबंदी उरूज पे नजर आ रही थी। बाबर ने सपोर्ट नहीं की, रिजवान ने सपोर्ट नहीं की, मगर शान मसूद की कप्तानी क्लब लेवल की। फिर अगस्त के महीने में कौन इनको एडवाइस देता है? अगस्त में पिच इस तरह की बनती है, पहले तो बैकफायर कर गए, बैकफायर करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट टोटली इनको पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में इनको हटा देने चाहिए, आज ही हटा देना चाहिए। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वजीर दाखिला हैं, पीसीबी के चेयरमैन, सर ये आपके नाम के साथ खिलाड़ खेला जा रहा है। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को चेंज कर दिया जाता है, खिलाड़ी वहीं के वहीं खड़े हैं, इन खिलाड़ी को चेंज करें। बाबर ने 14 इनिंग में क्या किया? 22 रन, 47 रन। फिर आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनते हैं। सऊद शकील साहब तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग खेलते हैं, जहाँ टीम को जरूरत थी वो आप बैट शॉट मार के, रिजवान ने वही शॉट मारा जो अगेंस्ट इंडिया मारा था। मैं बार बार कहते हूँ मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा एजेंडा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों की है। रिजवान को शॉट मारने की जरूरत थी, बैट शॉट मारा है रिजवान ने और वहां से पाकिस्तान टीम हारने के चक्कर के। आपको मैच बताना नहीं आता, ड्रॉ करने नहीं आता, क्या मैच जीतने के लिए खेल रहे थे? रहीम को देख लें, उसको मेहदी को देख लें, उनके 7 स्पिनरों ने विकेट लिए। हम 4 फास्ट बॉलर से जा रहे हैं और हम स्पिनरों से 50 ओवर करा रहे हैं। माजरत के साथ पहली फुर्सत में आपको कप्तानी फौरी तौर पे चेंज कर देने चाहिए, टीम से ग्रुपबंदी खत्म कर देनी। कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ ऑनेस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान की हार की आम हार नहीं है। 99 में वर्ल्ड कप का मैच हारे, उससे बदतरीन शिकस्त है, बदतरीन तारीख में ऐसी शिकस्त में बयान नहीं कर सकता। नगमिया फिक्री है, अमेरिका ह्यूस्टन में लोग मजाक उड़ा रहे हैं, क्रिकेट देख नहीं रहे, क्रिकेट ग्राउंड में नहीं आ रहे। यहाँ पर मोस्ट टैलेंट हमसा एक मोस्ट टैलेंटेड बॉलर है, वो 150 की बॉल से बॉलिंग करता है, उसको खिलाते हैं। वो बांग्लादेश का लड़का अपकमिंग बॉलर 145 149, हमारे 120 125 के बॉलर को मैचेस खिला रहे हैं। खुदा के वास्ते शाहिनशाह आफरीदी की बात करूं, मोहम्मद अली की बात करूं, क्या खुर्रम की बात करूं, इन सबको फौरी तौर पे चेंज कर देना चाहिए। फिर आपने टीम सही नहीं खिलाई, टीम सेलेक्ट सही नहीं है, फिर आपके हेड कोच जो हैं, बॉलिंग कोच हैं, वो पाकिस्तान के टॉप लेवल के ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट हो गए हैं, ग्राउंड मैन इंपोर्ट हो गए हैं। तो क्या पिच तैयार किए, क्या करना चाह रहे हैं? फिर बिल्कुल साजिद सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, कल हमने शान मसूद कप्तान को सुना, उन्होंने कहा कि हमें पिच समझने में गलती हुई, और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि मानसून का सीजन चल रहा है तो बारिशें हो रही हैं तो हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाए। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश की टीम आई है वो पहले यहाँ पर उनके जो मुल्की हालात ऐसे थे कि वहाँ पर वो प्रैक्टिस नहीं कर सके, यहाँ आकर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की और फिर उन्होंने खेला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खेला इस सीरीज़ को। तो जबकि दूसरी जानिब हम इनके एक्सक्यूजेस सुन रहे। देखिए, आपका ये मॉर्निंग शो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, पसंद करने की वजह हक और सच की बात करते हैं। आपकी मैनेजमेंट को मुबारक हो। हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पिछले जब से सीरीज शुरू हुई, हमने डे बाय डे हर चीज को आगाह किया। हमने पाकिस्तान के शाइन के मैच का आगाह किया, पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों के बारे में बताते रहे और आज भी पाकिस्तान के जो हार हुई है उसके बारे में बता रहे हैं। बांग्लादेश की टीम को पीसीबी के चेयरमैन ने दावत दी, जो वहाँ के हालत थे, उनकी गवर्नमेंट चेंज हो गई, उनको दावत दी, पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान उनकी मेहमान नवाजी दी, मेहमान नवाजी की, उन्होंने फायदा कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से इस्लामाबाद में जिस तरह उन्होंने प्रैक्टिस की है, स्पिनरों ने प्रैक्टिस की है, बैट्समैनों ने प्रैक्टिस की है। मैं रहीम की बात करता हूँ, मुझे तो रहीम जो 21 साल से क्रिकेट खेल ले, क्या बैटिंग की है, 191, उससे भी सबक ले लें, उसने क्या इनिंग खेली है, सर झुका के खेला है। और टीम में बांग्लादेश की जो बैटिंग है, मेहदी को देख लें, सवाल ये पैदा होता है हम क्या है, हम सिवाय सेंटर कॉन्टेक्ट के
पीछे भागते हैं, मॉडलिंग के पीछे भागते हैं। क्रिकेट 0/0 लक्ष्मियां फिक्री है, ये कोई आम हार नहीं है। दुनिया ही क्रिकेट में मजाक बना जा रहा है। आपने बड़ी अच्छी बात की, सोशल मीडिया यकीनी तौर पर वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया में टीम जैसे वसीम अकरम ने बड़ी प्यारी बात की, मेरे भाईजान मेरे साथ 40 साल वसीम अकरम ने कहा सोशल मीडिया पे तनकीद करना छोड़ दो, क्योंकि वसीम अकरम पाकिस्तान की हिस्ट्री का कामयाब तरीन कप्तान है, ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर है। वो कह रहे हैं तो बिल्कुल करें। क्या वसीम अकरम, शोएब अख्तर, क्या वकार यूनुस टीम में खेल रहे हैं? और खुदा के वास्ते किस तरह की टीम खिला रहे हैं? क्या आपको याद नहीं है 2004 में इंजी ने 100 बनाए थे, 9 आउट हो गए थे पाकिस्तान पे, उसने मैच मुल्तान टेस्ट मैच में जिताया था। ग्रेट कप्तान राशिद लतीफ उस टीम के कप्तान थे। उस टीम के एक प्लेयर पाकिस्तान टीम ने, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन नहीं है आपके पास। मोहम्मद यूसुफ की बात करें, यूनुस खान की बात करें, इंजी की बात करें, उस तरह के क्या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तो हो, और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फेल हो गई हैं। आपकी क्रिकेट कप्तानी, आपकी मैनेजमेंट, आपके खिलाड़ी शो हो गया। फिर बांग्लादेश आपको दूसरा टेस्ट मैच भी हरा देगी, जिस तरह उन्होंने ये टेस्ट मैच हराया, क्योंकि आप सही टीम नहीं खिलाएंगे, अबरार को नहीं खिलाएंगे। अबरार का कसूर क्या है मुझे बता दे। उसका ताल्लुक कराची से, सरफराज अहमद का ताल्लुक कराची से, मीर हमजा का ताल्लुक कराची से, क्या कराची दूसरी स्टेट की जगह है? मुझे बताइए सरफराज अहमद को ना खिलाने की वजह क्या है? सिंपल सी मुझे बता दीजिए, लॉजिक बता दीजिए। सरफराज जो पाकिस्तान के लिए 65 टेस्ट मैच खेले हो, जिसने हिस्ट्री बना दी है एशियन विकेटों पे, उसमें दूध की मक्खी तना आपको 12 रन बना दिया, पानी लेके जा रहा है, गिलास जा रहा है, वो मजाक बना रहा हो। पाकिस्तान की हिस्ट्री का कामयाब तरीन कप्तान है। हमने रिक्वेस्ट करी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मोइन खान को मैनेजर लेके आए, पावरफुल बंदा मैनेजर लेके आए, राशिद लतीफ भी खिदमत ले, मगर वही लोग मैनेजर नवी में चीमा जो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, उनको दोबारा बना दिया गया। बड़ी अफसोस से कहना पड़ेगा, जिसको बुरा लगता है बुरा लगे, मगर ये अफसोस, ये हमारे जज्बात है, ये हमारे जज्बात। हमने क्रिकेट खेली है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। फिर आप ये देखें, जो खिलाड़ी ओपनर, जिसके ओपनर अच्छे ना हो, अगर साइम अयूब की बात करें, हमने साइम अयूब मेरा शागिर्द, क्या शॉट मारा है, आप मुझे बताइए, क्या शान मसूद ने क्या इनिंग खेली है? बिल्कुल साजिद सर, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अच्छा साजिद सर, अभी नेक्स्ट जो है, अभी सेकंड सीरीज बाकी है, इसके बाद इंग्लैंड के साथ भी अक्टूबर में टेस्ट सीरीज होने जा रही है। तो सर क्या देख रहे हैं आप, ऐसी परफॉर्मेंस के बाद, अब बांग्लादेश जैसी टीम से खेलने के बाद ऐसी हालत है, तो इंग्लैंड की टीम के साथ खेलने इस पे क्या होगा? पहले बांग्लादेश से 12 पॉइंट तो बांग्लादेश ने ले लिए। आईसीसी टेस्ट चैंपियन के 12 कीमती पॉइंट जो हमें मिलने वाले थे, वो बांग्लादेश ने ले लिए। पहले बांग्लादेश से ये सीरीज तो आप बराबर करें। बांग्लादेश ने आपको शीशा दिखा दिया, आपकी जो सरिया था आपके खिलाड़ियों को, वो निकाल दिया। फिर इंग्लैंड आएगी, वेस्ट इंडीज आएगी, वो भी आपको टफ टाइम देगी। सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान के मुल्क में बगैर स्पिनर 28 साल बाद बगैर स्पिनर से आप खेल रहे हैं। तारीख बताती है दुनिया की क्रिकेट में बगैर स्पिनर से आप खेल ही नहीं सकते। अगर अबरार को नहीं खिला रहे, आप यासिर शाह को खिला रहे हैं, यासिर को नहीं खिला रहे, साजिद को खिला रहे हैं, साजिद को नहीं खिला रहे, नुमान को खिला रहे। स्पिनर तो है पाकिस्तान में, कौन कह रहा है स्पिनर नहीं है? आप वर्ल्ड क्लास स्पिनर मुश्ताक अहमद से सीख लें, जो बांग्लादेश की कोच है, बॉलिंग कोच। हमारे पास वर्ल्ड क्लास कोच जिसने टीम को खड़ा किया, वर्ल्ड रैंकिंग में लेके आया, सकने मुश्ताक, उसको आपने दूध पे मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। फिर मुझे बताइए, फिर कौन लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चला रहे हैं? और फिर दूसरी चीज आप ये देखें, रिवर्स स्विंग करने नहीं आता पाकिस्तान के बॉलरों को, गेंद स्विंग करना नहीं आता। आप कोकोपुरा, ड्यूक की बॉलों से कर रहे हैं बात, बॉल करना आनी चाहिए, पिच को बॉल थ्रो करना आनी चाहिए। लेंथ और डायरेक्शन नहीं है आपके पास, 4 ओवर के आप बॉलर बन गए। फिर आप बात करें, नसीम ने बहुत प्यारी बात की, नसीम शाह ने, उस बच्चे ने बहुत अच्छी बात की। उसने सब मेरे ख्याल में 17-18 टेस्ट मैच खेले, 57 विकेट लिए। उसने कहा पिच स्पिनर बना दो कि फास्ट बॉलर बना दो। तो जाहिर बात है, अगर इस लड़के की पेस से इंप्रूव कर सकते हैं, उसको रिवर्स स्विंग करने नहीं आ सकती है। दूसरी चीज, बॉलिंग को सवाली निशान छोड़ के जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साजिद सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यकीनन पाकिस्तानी टीम में जो है वो अच्छी सिलेक्शन की बहुत ज़रूरत है। क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद थे। साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, तारीखी शिकस्त पर एक बार फिर से पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का बयान भी आया, और उन्होंने कहा कि अब जो है तब्दीली हर हाल में होगी, और हालात इस तरह की जो टीम की सिचुएशन है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि इससे पहले भी उनका बयान आया था, इससे पहले भी कि सर्जरी होगी, लेकिन सर्जरी के नाम पर कुछ नहीं हुआ था। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसी के साथ ही नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आप खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब वक्त आ गया है अनम के हम तमाम तर दुनिया में जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, उन्हें बता दें कि जी पाकिस्तानी तलबा जो हैं वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बिल्कुल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद भी हैं। पाकिस्तानी तलबा अपनी सलाहियतों का लोहा बनवा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब साइंस की दुनिया में पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट है दुनिया भर में नुमाया मुकाम हासिल करेंगे। बेशक नस्ट के अंडर ग्रेजुएट तलबा ने जहां फार्मूला कार और ज़ेरे आब चलने वाली रोबोटिक गाड़ियां इजाद की हैं, वहीं अब स्पेस के लिए जदीद रॉकेट बनाने की प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि नस्ट के इन अंडर ग्रेजुएट तलबा ने स्कॉटलैंड के एक मुकाबले में अपना प्रोजेक्ट पेश करते हुए दूसरी पोजीशन हासिल की है। क्या बात है जी। ईशा महमूद रॉकेट टीम मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ ही मौजूद हैं मोहम्मद अज़्ज़द खालिद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बोथ ऑफ यू। और आपके एक और मेंबर जिनका हम गायबाना तारुफ करवा देते हैं क्योंकि वो माशाल्लाह कपड़े पहन के तैयार होकर निकल चुके हैं। जैन साहब वो अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, आपको कराची की ट्रैफिक का तो पता ही है। बल्कि मुझसे ज्यादा किसे पता होगा, मैं आधा घंटा लेट हूँ इसी वजह से, क्योंकि शदीद ट्रैफिक जैम है जी, शदीद ट्रैफिक जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं है तो हम कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं। खैर बहरहाल अज़्ज़द आपसे स्टार्ट ले लेते हैं। अज़्ज़द बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ, आपकी क्या इसके अंदर की रोल्स हैं और क्या ये प्रोजेक्ट बेसिकली है, किस लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक्स लॉट फॉर हैविंग अस। सबसे पहले तो लाइक हम लोग नस्ट रॉकेट टीम है जो कि एक सोसाइटी है जिसका काम यही है कि डिफरेंट तरह के रॉकेट्स बनाना और उसको पार्टिसिपेट करना कंपटीशन में। ये मैक 24 था जो कि यूके स्कॉटलैंड में कंपटीशन होता है जिसमें ऑल अराउंड द वर्ल्ड टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और इसमें पार्टिसिपेट हमने भी किया था जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन हासिल की है माशाल्लाह। और कितनी टीम्स थी इसमें? इसमें मोर देन 25 टीम्स। मोर देन 25। और फर्स्ट पोजीशन किसने हासिल किया? लंदन कॉलेज में। लंदन कॉलेज में, ओके चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ईशा आप टेक्निकल साइड पर देखती हैं इस टीम को और क्या मतलब बेसिकली पहले तो मुझे ये बताइए कि जो रॉकेट आपने बनाया है ये क्या ह्यूमन कैरियर है, वेट कैरियर है, मशीन कैरियर है, क्या है ये, इसका मैकेनिज्म क्या है और ये करता क्या है, थोड़ी इसकी डिटेल तो बताएं। ओके, बेसिकली हमने जो है ना वो कैनसैट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया, व्हिच मींस वी मेड अ सैटेलाइट व्हिच इज स्मॉलर सैटेलाइट। तो हमारे ये करते हैं कि हमने इसमें सेंसर्स लगाए थे डिफरेंट, जिससे ना ये रिगार्डिंग पॉल्यूशन लेवल डेटा कलेक्ट करता है, बिकॉज वी थॉट के कराची के लिए बहुत यूजफुल है अगर हम पॉल्यूशन का डेटा कलेक्ट कर सकें, तो वी मेड इट लाइक दैट। उसके अलावा वो डेटा कलेक्ट करके आप देंगे किसे? मेयर कराची को? वो तो मानने को तैयार नहीं कि कराची में पॉल्यूशन है, दैट्स अनदर इशू। तो उसमें होता है कि उसके अलावा हम नेविगेशन कर रहे होते हैं, उसके बाद रिकवरी के जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो हमें लाइव टेलीमेट्री के थ्रू ना हमारे पास ग्राउंड स्टेशन होता है जहाँ पे हमारे पास कन्वेयर होता है। अच्छा ईशा, आपकी टीम में टोटल मेंबर्स कितने थे? हमारे 25 मेंबर्स हैं। अच्छा, तो ये कब से आपने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था? ओके, ये जो प्रोजेक्ट है वो 1 साल से चल रहा है, बट अगर हम टीम की बात करते हैं तो ये 2019 में बनी है, हमारे सीनियर्स ने बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट अबाउट एरोस्पेस। अच्छा, तो अब उसके बाद ये होता रहता है कि यूनिवर्सिटी में जिस तरह सीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं देन हम ज्वाइन करते हैं, तो हुएवर इज पैशनेट अबाउट एरोस्पेस, रॉकेटरी में काम करना चाहते हैं तो दे जॉइन द टीम। उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया था रॉकेटरी में? हाँ, उन्होंने ऐसे कप में पार्टिसिपेट किया था, स्पेसपोर्ट अमेरिका में, और पाकिस्तान की अब तक के हम पहली टीम में जो वहाँ पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ओके, दैट्स एन अचीवमेंट, दैट्स एन अचीवमेंट। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये डाटा तो ये कलेक्ट कर रहा है, ठीक है जी, अब मुझे ये बताएं क्या ये ओजोन की जो लेयर है उसे क्रॉस कर सकता है या विद इन दी ओजोन जो है वो ये कलेक्ट कर रहा है? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितना पावरफुल है। ओके, एक्चुअली हमारी जो सैटेलाइट है ना वो डिपेंड करता है रॉकेट पे, कि वो रॉकेट पे कहाँ जा रहा है या कैरियर पे डिपेंड करता है। तो अगर कैरियर ओजोन तक जा रहा है तो ये उधर भी डेटा कलेक्ट करके हमें बता देगा। ओके, यानी ये केपेबल है, ये जो आपने जिस मटेरियल से, जिस मेटल से भी इसको तैयार किया है, दैट इज केपेबल टू कैरियर। ओके, वेरी गुड। और आप जो है अज़्ज़द साहब इसकी बिजनेस साइड भी देख रहे हैं, बिजनेस साइड, तो क्या आप इसे क्या प्रोटोटाइप कंसीडर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, या फिर आप जो है वो इसको एक कॉन्सेप्ट के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से पिच कर रहे हैं? मैक 24 में हमने जिस कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया है वो प्रोटोटाइप ही है। ओके, जिसमें हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और सेकंड पोजीशन हासिल की है। ज़बरदस्त। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम सोचें तो इससे ज़्यादा ऊपर कैटेगरी 2 में पार्टिसिपेट करें जो कि लाइक सैटेलाइट प्लस रॉकेट है, और उसमें भी इंशाल्लाह अगर हम अभी नहीं, इसका बिजनेस मॉडल क्या होगा? जैसे अब हम ये रॉकेट तो समझ गए कि ये किस तरीके का है, ये बेसिकली सैटेलाइट है और अब इससे जो है वो डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। ये भी मैं आपसे इसे पूछूंगा कि ये डाटा किस फॉर्म में कलेक्ट हो रहा है, साउंड की फॉर्म में हो रहा है या बिट्स की फॉर्म में हो रहा है? मुझे ये बताइए
कि इसका बिजनेस मॉडल क्या होगा। मतलब आप मार्केट में प्रेजेंट तो करेंगे ना, अभी से प्रोटोटाइप है, तो अब आप इसे मार्केट में किसी न किसी इन्वेस्टर की तरफ जाएंगे या किसी न किसी ऐसी कंपनी या किसी ऐसी आइडियोलॉजी की तरफ जाएंगे। जैसे आपकी पिछली टीम जो आई थी उन्होंने मुझे बताया था कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अनम आई थिंक जो फार्मूला कार थी वही लोग थे ना, उन्होंने बताया था कि इलॉन मस्क जो है वो टेस्ला उनके स्पॉन्सर्स हैं, तो वो उनमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो आप इसे कहीं पिच कर रहे हैं मार्केट में? जी, हमारा अभी जो स्पॉन्सर मेन स्पॉन्सर है वो सैमसंग है, लाइक राइट नाउ। और अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत से स्पॉन्सर्स के साथ, अभी हमारा रब्ता है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत से स्पॉन्सर का आप देखेंगे हमारे साथ। अच्छा, आसिफ इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताएगा कि ये किस तरह से इसने काम किया और कितना सक्सेसफुल रहा? कि सक्सेसफुल आप इसने इस तरह देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहली मरतबा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और पहली मरतबा ही पोजीशन हासिल की है। ये तो सक्सेस आपकी हो गई ना माशाल्लाह। ये तो इतने इंटेलिजेंट आप लोग हैं, ये वाला बैच इतना इंटेलिजेंट निकल आया, ये किसे पता था। ये प्रोजेक्ट की जहाँ पर बात हो रही है, तो मैं ईशा क्योंकि टेक्निकल साइड पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको बिजनेस साइड दिया हुआ है, तो मैं ईशा से जानना चाहूँगा कि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उड़ा तो देते हैं लेकिन फिर उनकी लैंडिंग जो होती है ना वो पानी में होती है और वहां से जाके करेक्ट करना पड़ता है। कि इस तरह ये सक्सेसफुली लैंड हुआ है। हाँ, सक्सेसफुली, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट कि हमारा जो हुआ था वो रिकवर भी सक्सेसफुली हुआ था, विद इन द रेंज हुआ था एंड इट वाज इंटैक्ट जब वो रिकवर हुआ था। तो बाकी टीम्स को ये नहीं हो पाया था एंड वी डिड दैट, तो दैट इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स। चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक टू यू टू कि मेंबर यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सके, उनको भी आपके पूरे बैच के लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि सेकंड पोजीशन आपने हासिल की है और वो भी 25 कंट्रीज जहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं और आप लोगों ने पहली मरतबा पार्टिसिपेट करके ये पोजीशन हासिल की। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन अजद एंड ईशा, आपको भी जो है वो बहुत बहुत मुबारक भी हो। नाज़रीन, एक वक्फा प्रोग्राम में शामिल करेंगे क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। आपसे मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है मैं। और नाज़रीन, अब जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं आपके साथ वो काफ़ी तशवीशनाक भी है और हैरत अंगेज़ भी है और अफसोसनाक भी है। 5 दिनों में 3 बड़े ट्रैफिक हादसात में 70 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। कल इतवार का दिन क़यामत गुजार रहा। पहले बलूचिस्तान मकरान हाईवे पर ईरान जाने वाली ज़ायरीन की एक बस का ब्रेक फेल हो जाने से हादसे का शिकार जो है वो बस हो गई और मज़ीद 12 ज़ायरीन जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। और इसके चंद ही घंटों में रावलपिंडी से रावलाकोट जाने वाली एक कोस्टर भी हादसे का शिकार बनी जिसमें सवार ख़वातीन और बच्चों समेत 25 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांसपोर्ट की नाक़िस सूरत हाल, मुसाफिर कोचेस बसों की हालत ज़ार कौन ठीक करेगा? इसी सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए लाहौर ब्यूरो चीफ ने हमें ज्वाइन कर लिया है। खावर बास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम खावर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। खावर साहब, ये सिचुएशन आपके सामने है, 3 हादसा जो हैं वो बड़े बड़े हो चुके हैं, तकरीबन 70 के करीब शहादतें हो गई हैं। क्या ये बसेस जो घूम रही हैं सड़कों के ऊपर, ये बसेस जो चल रही हैं, इनकी कोई मेंटेनेंस चेक होती है? देखिए, बड़े अहम इशू की जानिब आपने इशारा किया और ये मौजूदा वक्त में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि इस पे बात की जाए। तकरीबन 3 से 4 रोज़ में 70 अफराद जान की बाजी हार गए और इस तरह का हादसा या इस तरह का वाक़या किसी भी जो है वो मुल्क में किसी भी जगह पे होता है तो उस पर फ़ौरी तौर पर जो है वो नोटिस लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है। मगर अभी हमारी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बात हुई है तो कहीं पे भी हमें ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि अभी इस पर कोई इंक्वायरी इनिशिएट की गई हो या कोई भी इस पर जो है वो नोटिस लिया गया हो। ये तकरीबन एक बस जैसे ज़ायरीन की आपने बताई उसमें 11 से 12 अफराद के जो है वो जाँ बहक होने की इतलात हैं और 22 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं। और जिस कोस्टर का आपने तज़किरा किया इसमें तकरीबन 25 अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। बुनियादी तौर पे जब हमारी महकमा ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि एक इनका प्रोग्राम चल रहा है, व्हीकल इंस्पेक्शन प्रोग्राम होता है जिसके ज़रिए से फ़िटनेस सर्टिफिकेट दिए जाते हैं गाड़ियों को और उस फिटनेस सर्टिफिकेट को
चेक किया जाता है बाकायदा, उसके साथ रूट परमिट्स बनाए जाते हैं कि कौन सी गाड़ी जो है वो किस रूट पर चलने के काबिल है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मेयार और बेहतर होता है फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का, और जो मैदानी इलाके होते हैं उनका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, मगर उसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो गाड़ी की एज़ पर लॉ इंस्पेक्शंस शामिल होती हैं कि उसकी गाड़ी के टायरों की क्या कंडीशन है, गाड़ी की टेक्निकल कंडीशन क्या है, बॉडी की क्या कंडीशन है, उसके बाकायदा जो ब्रेक्स हैं, जो बाकी हिस्सा जिसे बोलते हैं, उसके नीचे कंघी होती है जो है वो ठीक है। खबर जैसे कि आप कह रहे हैं कि इंस्पेक्शन की जाती है, तो लेकिन ये जो हादसात पेश आए हैं बसेस को, ये तो ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आए हैं, तो फिर इनकी इंस्पेक्शंस क्यों नहीं की गई? और ऐसी बसेस को रूट परमिट कैसे जारी हो जाता है कि वो मुसाफिर लेकर इतने लंबे रूट्स पर निकल जाएं? मैं अब बिल्कुल उसी जानिब आ रहा था जो आपने सवाल किया है कि मुबैना तौर पर और जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से जब हमने इंस्पेक्शन जो सेंटर्स हैं वहाँ पर देखा, बातचीत की, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑटो पे लगी हुई होती हैं, जाके गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और उनको जो है वो इंस्पेक्शन लेटर्स जारी किए जाते हैं। बल्कि इसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है इसके अंदर बाकायदा तौर पर सिलेंडर्स रखने होते हैं, सेफ्टी सिलेंडर्स जो आग बुझाने के काम आते हैं, तो वो भी सेंटर्स पर मुयस्सर होते हैं कि वहीं से सेंटर से आपने वो पकड़ा सिलेंडर, गाड़ी के अंदर रखा, उसकी वीडियो बनवाई और सर्टिफिकेट आपको क्लियर हो गया। इसकी एक और बड़ी वजह जो है ये आप देखें, ज़्यादातर जो ऐसी गाड़ियाँ या ऐसी बसें हादसे का शिकार होती हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे या मुख्तलिफ मकामात पे ज़ायरीन को लेके जा रही होती हैं या सियाह जो होते हैं। अब देखा जाए तो ये दो तरह की ट्रांसपोर्ट ही हादसे का शिकार क्यों होती है, क्योंकि मुहर्रम और सफ़र जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रश होता है, ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो ईरान इराक का रुख कर रही होती है और बहुत ज़्यादा लोग ख्वाहिशमंद होते हैं कि वो वहाँ पर पहुँचें। तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वहाँ पर जो बसें दाखिल होती हैं उनकी बाकायदा सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा होते हैं और वो मखसूस बसें होती हैं जो एंटर हो सकती हैं और वहाँ पर ज़ायरीन को लेके जा सकती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी बस हो वो ज़ायरीन को वहाँ लेके जा। अच्छा खबर, इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, आपके पास इससे रिलेटेड इतलात ज़रूर होंगी, मैं चाहूँगा नाज़रीन के साथ शेयर की जाए कि बलूचिस्तान में ये बसेस जो हैं वो 2 से 3 रोज तक जो हैं वो फंसी रही हैं। किस वजह से ये बसेस जो हैं वो फंसी रही? क्या ट्रैफिक की वजूहात थी या इंस्पेक्शन नहीं हो पाया था, क्या रीजन था? नहीं, ऐसा होता है कि जब तफ्तान बॉर्डर के करीब बसें पहुंचती हैं तो चूंकि वहाँ से जो सिक्योरिटी कॉन्वे होता है वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी इदारे होते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, वो कॉन्वे की सूरत में वहाँ से बसों को रवाना करते हैं अपने साथ। उनके आगे भी सिक्योरिटी की गाड़ी होती है, पीछे भी सिक्योरिटी की गाड़ी होती है ताकि कोई किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। हालात को बेहतर रखने के लिए ये एक बिल्कुल ही अलग से चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप एक बस निकलती है, 2 निकलती है, तो चूँकि वो रोड ऐसा है कि वहाँ पर सिक्योरिटी को जो है वो अक्सर कभी मसाइल आ जाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए बाकायदा बसों को इकट्ठा होने का, बसों के इकट्ठा होने का इंतज़ार किया जाता है। उसके साथ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग होते हैं, गाड़ियों के आगे भी, गाड़ियों के पीछे भी, और महफूज तरीके से जो है वो ज़ायरीन को बॉर्डर पार करवाया जाता है। मगर जिस बात की जानिब मैं आपको इशारा करना चाह रहा हूँ वो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब ये बसेस जो होती हैं इनके जो ड्राइवर्स होते हैं वो अक्सर जो है वो सैलरीज पर नहीं होते, उन्हें फी टूर के पैसे दिए जाते हैं। अच्छा। होता फिर इस तरह से ये है कि जो लॉ है अपना ये जो ट्रैफिक का लॉ है और ये जो हमने इस डिपार्टमेंट से पता किया, तकरीबन एक हफ्ते में 48 घंटे जो ड्राइवर है वो ड्यूटी कर सकता है एज पर लॉ, यानी रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 8 घंटे, और उसके बाद एक 24 घंटे का रेस्ट भी होता है 8 दिन के बाद, जिसका ड्राइवर को रेस्ट देना जरूरी है। मगर ये जो दुरुस्त फरमाया आपने खावर साहब, आपका मौक़िफ़ जो है वो आ गया, आपने बताया वक्त की किल्लत हमारे पास है, लेकिन अमेरिका के जी 24 घंटे जो है वो काम करते हैं और 24 घंटे वो सोते हैं, रेस्ट करना होता है। ये बिल्कुल लॉ है, आरटीए का लॉ है, रोड टैक्स अथॉरिटी का लॉ है ये, लेकिन ये पूरा नहीं हो रहा। इसके ऊपर मजीद भी जो है वो आपसे बात होगी, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक वक्फे का, एक छोटे से ब्रेक का। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है,
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब बात कर लेते हैं, अभी तक तो हमने सियासी मौसम की बात की है, तकरीबन खेलों के मौसम की भी बात कर ली है, लेकिन अब मुल्क में मौजूद मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की एंट्री होने जा रही है। महकमा मौसमियात ने आज से 29 अगस्त तक बारिशों की पेशनगोई कर दी है। पंजाब और सिंध खास तौर पर बादलों का निशाना बनेंगे, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने कराची में तूफानी बारिशों समेत अर्बन फ्लडिंग का भी इम्कान जाहिर कर दिया है। बल्दिया उज़्मा ने भी रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। मौसम की आप इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है उस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब। उन्हीं से जान लेते हैं कि मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू सर, बताइएगा कि ये जो मानसून का नया सीजन आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा है, स्पेशली कराची को लेकर के जो बातें हो रही हैं कि जी शदीद बारिशें होने जा रही हैं, कितनी हैवी रेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ? देखिए, जो अभी मानसून का स्पेल आ रहा है तो हमारा जो मानसून का सीजन होता है इसमें से दो किस्म के जो है सिस्टम आते हैं। एक तो मगरबी हवाओं के तहत वेस्टर्न सिस्टम होता है, एक होता है जो अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से आते हैं, ये ईस्टर्न सिस्टम होते हैं। ये जो बे ऑफ बंगाल से या अरेबियन सी से जो सिस्टम आते हैं उसमें से क्वांटिटी ऑफ रेन और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और इन्हीं वजह से जो दरियाओं में या हमारे मैदानी इलाकों में ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो ये जो सिस्टम है ये बे ऑफ बंगाल से मूव करके आ रहा है और पिछले 5 से 6 दिन से हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और इसके बारे में इसकी खदशात और अलर्ट जो है और वार्निंग जो है सारे कंसर्न अदालों को हम कन्वे कर रहे हैं। तो ये आज से ये पंजाब में, जनूबी पंजाब में और सिंध में इसके असरात आज से शुरू होंगे और अगले 3 दिन तक ये जनूबी पंजाब में और पूरे सिंध में और ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट और जो है लोअर सिंध में इसमें शदीद बारिशें और अगले 2 से 3 दिन तक ये जारी रहेंगे। और जो बलूचिस्तान के हैं, खुजदार है, कोयटा है, नसीराबाद है और इन इलाकों में भी इसकी जो है बारिशों का शदीद स्पेल होगा और ये 3 दिन तक जारी रहेगा। और इसमें से जो हमारे हैदराबाद है और उसके अलावा ठट्टा है, बदीन है, कराची है, तो इसमें तो शदीद बारिशों की तवक्को है और ये मोर देन 100 मिलीमीटर बारिश जो है एक दिन में हो सकती है। अच्छा सर, जैसे कि आज से बारिश की पेशगोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से, लेकिन अभी तक बारिश के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हमें, तो ऐसा क्यों होता है कि जब महकमा मौसमियात से पेशगोई की जाती है कि बारिश होगी तब बारिश नहीं होती, लेकिन जब बताया जाता है कि बारिश नहीं होगी तब बारिश होती है? ऐसा क्यों है? देखिए वो सिस्टम आगे मूव कर, आज का मतलब है कि आज नाइट तक वो सिस्टम आगे पहुंचेगा। अभी मॉर्निंग पे तो नहीं, तो उसके असरात जो है आज तो इवनिंग पे और नाइट पे वो बारिशें जो है सिंध में से अच्छी खासी देंगी। और जब सिस्टम की हम बात करते पहुंच रहा है तो वो सुबह अभी तो वो ठट्टा बदीन की तरफ से ईस्ट पे पहुंचेगा, कराची पे पहुंचते पहुंचते तो अभी कुछ देर लगेगी, हो सकता है लेट नाइट या कल में उस कराची तक पहुंचे। नहीं शायद साहब, असल में खवातीन का अलमिया यही है ना कि उनके जो शौहर हैं वो उनसे पकोड़े वगैरह बनवा लेते हैं बारिश का कह के, और नहीं होता तो ये फिर अनम ने जो है वो नुमाइंदगी की है कराची की ज्यादातर खवातीन की जो हाउस वाइफ हैं उनकी तरफ से ये सवाल था। ऑफ कोर्स बहुत सारे प्लान्स होते हैं ना, उस हिसाब से वो भी तो मैनेज करने होते हैं। तो शायद साहब ये बताइएगा कि आपने बताया तकरीबन 100 मीटर तक जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है, दरिया सिंध की क्या सूरत हाल है? वहाँ पर तो मामला थोड़े से गड़बड़ हो रहे थे, इस बारिश के बाद क्या आप देख रहे हैं कोई निचले दर्जे का सैलाब या ऐसी कोई सूरत हाल? अगर दरियाओं की बात की जाए तो दरियाओं के कैचमेंट एरिया में तो ये बारिशें बिल्कुल नहीं ऐसी होंगी और दरियाओं में कहीं भी इसका सैलाबी सूरत हाल नहीं पैदा होगी। दरियाओं में जो ऑलरेडी पानी चल रहा है तो वही रहेगा, उसमें से कोई खास जो है इजाफा नहीं होगा, क्योंकि ये मैदानी सिंध की ज़मीन का एक फीचर ये है कि पूरे सिंध का कि वो ज़मीन से जो है एक तो वो पानी कम जज़ब करती है दूसरे को निस्बत, और दूसरा ये कि इसका पानी जो होता है ना समुद्र की तरफ ना दरियाओं की तरफ ड्रेन आउट नहीं होता, ये निचली सतह पे है और ये फ्लैट है, इसकी स्लोप भी नहीं है। अच्छा। और ये मोस्टली जैसे 2022 में हुआ कि जो बारिशें होती है वो वहीं पानी खड़ा रहता है, वहीं 5-5, 6-6 फुट उसकी पानी के हो जाता है इकट्ठा और फिर वो 6 महीने 8 महीने लगते हैं उसको एवेपोरेट होने और उस जमीनों को खुश्क होने में। तो नॉर्मली ये पानी जो इसका जो होगी तो वो दरियाओं में या नहरों में नहीं जाएगा, मोस्टली मैदानी इलाकों में ही रहेगा। और जो शहर है
तो वहाँ फिर इससे अर्बन फ्लडिंग जो है वो अच्छी खासी होगी और उसके खतरात बिल्कुल मौजूद हैं। यानी बेसमेंट पार्किंग जो है वो क्लियर करवा ली जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नुकसानात हमेशा यही हुए। 2022 का आपने जो जिक्र किया है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, तकरीबन कोई 7 से लेके 10,000 तक की गाड़ियाँ जो हैं वो इंश्योरेंस क्लेम के लिए गई थी। इतनी ज़्यादा जो है वो हैवी रेन की वजह से गाड़ियाँ डूब गई थी। तो एहतियाती तदाबीर जो है वो अब इख्तियार कर लेने का वक्त आ गया है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा सर कि ये जो बे ऑफ बंगाल से सिस्टम आता है, पिछले हमने कोई 1.5 महीने से आपके साथ जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जब से समर वेकेशन स्टार्ट हुई है। तो ये सिस्टम आते आते जो है वो या तो मुड़ जाता है या फिर ये ख़त्म हो जाता है, अपना थोड़ा सा जो है वो जोर तोड़ देता है। तो क्या इसके इम्कानात हैं? जी, हमारे जो बे ऑफ बंगाल से सिस्टम डेवलप होता है उसको पाकिस्तान पे आते 5 से 8 दिन लगते हैं, और 5 से 8 दिन में जो उसके ट्रैक्स होते हैं जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो डे टू डे वेरी करती रहती है अपर एयर के और दूसरे ग्लोबल इंडिकेटर और फैक्टर के तहत। बाद दफ़ा उसी दौरान अगर एक दिन वो नॉर्मल से उसकी स्पीड कम और डिले होती है तो उसी दौरान में अगर वेस्टर्ली सिस्टम आ जाती है उसको टोटली ईस्टवर्ड दोबारा रिटर्न कर देता है, वो इंडिया में ही खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो सिस्टम है इसको जो है नॉर्मली जो है ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है कि जो इसको टर्न करे, लेकिन इसका चांस ये है कि इसका कुछ हिस्सा जो है कराची से नीचे समुद्र में चला जाएगा और कुछ हिस्सा ऊपर आएगा। ऐसी सूरत हाल में और इसलिए खतरनाक हो जाता है कि ये समुद्र से बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके तो बारिश की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर इसका टच समुद्र की तरफ हो जाए। अच्छा शायद साहब ये भी बताया जा रहा है कि इस बार अभी जो बारिशें होने जा रही है वो काफी हैवी बारिशें होने जा रही हैं, तो इस हवाले से क्या अपडेट्स आपके पास? जी, इसमें से जो प्रेडिक्शन है या मॉडल जो शो कर रहे हैं तो वो तो एक दिन की जो है 3 दिन तक जो है, तो बाद दिनों में एक दिन में भी 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिशें जो है एवरेज शो करा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये अर्बन फ्लडिंग जो है वो तो बड़ी। चलिए जी, थैंक यू सो मच शाहिद साहब, आपने जो अपडेट किया इससे रिलेटेड। और उम्मीद करते हैं नाजरीन आपसे भी गुजारिश यही करेंगे कि आप भी ज़रा एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। अपनी गाड़ियों का जो है वो जो बेसमेंट कैरी करते हैं वो ख्याल करें, जिनके भी बेसमेंट्स हैं वो ज़रा क्लियर करें इसको। हो सकता है कि पानी जो है वो जमा हो जाए, जैसा कि बताया अभी शाहिद साहब ने। हम एक वक्फा लेने जा रहे हैं। अपना ही ख्याल नहीं रखना, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें, अपनी चीज़ों को इस तरह से ना करें कि मतलब बाहर निकल जाएं, रोड्स पर ट्रैफिक के इशूज़ हो जाते हैं, जो ज़रूरी काम के लिए लोग निकले होते हैं उनके लिए भी मसले मसाइल पैदा होते हैं, तो इन चीज़ों से ज़रा बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो जाता है। अच्छा, हम एहतियाती तदाबीर भी जो है वो बोल के ऊपर आपको बताया, पब्लिक सर्विस मैसेज जनरेट हो जाता है, वो आज से जो है वो जनरेट हो जाएगा, तो आप लोगों को और ज़्यादा जो है वो इससे अवेयरनेस में आसानी होगी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मुलाकात। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से कहेंगे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। और अब हम प्रोग्राम में कारसाज हादसे की बात करने जा रहे हैं, जिसकी मरकज़ी मुलज़िमा के खिलाफ दफ़ा 322 यानी कत्ल बिलसबब के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जिसके बाद वो 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल में है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम इस केस के इस पहलू पर बात करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है, डिसइंफॉर्मेशन। जहां एक जानिब सोशल मीडिया पर लोग खातून ड्राइवर को सज़ा देने का मुतालबा कर रहे हैं, तो वहीं उनके खिलाफ एक झूठी मुहिम भी चलाई जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी झूठी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं कि मुलजिमा को रिहा कर दिया गया है और वो दुबई जा चुकी हैं। सोशल मीडिया पर खातून ड्राइवर की एक तस्वीर भी वायरल है, जिसमें मुलजिमा को एक अदालत के बाहर वकला के हमरा खड़े दिखाया गया है और उन्होंने दोनों हाथों की उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया हुआ है। इस तस्वीर को नामवर सहाफ़ियों तक ने शेयर किया है, जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, हामिद मीर और आसमा शराजी, वो उनके नाम भी शामिल है। एक हाई प्रोफाइल केस में इस तरह की जाली मुहिम चलाने वालों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, इस हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। बिल्कुल जी, और हमारे साथ इस पर डिटेल में बात करने के लिए बैरिस्टर अख्तर हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो जो अनम ने अभी जिक्र किया मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन के बारे में, सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है। हो सकता है प्रेशराइज करने के लिए किया जा रहा हो कि लोगों में इंतशार फैलेगा, लोग प्रेशराइज होंगे कि भाई अमीर की बच्ची निकाल दी गई है, अमीर की बीवी को जो है वो दौड़ा दिया, भगा दिया। तो ये भी हो सकता है कि एक इस वजह से जो है इसे फैलाया जा रहा हो। लेकिन जहाँ जिक्र आता है बड़े बड़े सहाफ़ियों का, उन्होंने भी इस चीज़ को अगर पोस्ट किया है तो डेफिनेटली ये एक डिस इन्फॉर्मेशन के तौर पर जनरेट की गई चीज़ है। क्या लॉ इस चीज़ को रोक सकता है अगर हम बात करें? हाँ जनाब, बिल्कुल। एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016,
ये साइबर में भी एक्टिवेट है? जी बिल्कुल, ये साइबर लॉज को ही करता है और इसकी जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो FIA है। अच्छा, FIA में आप कंप्लेंट करते हैं और इसका फिर सोर्स पता किया जाता है कि कहाँ से फर्स्ट टाइम ये IP एड्रेस। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, वो ये है कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, तो आपको फेसबुक और व्हाट्सएप से रब्ता करना पड़ता है और उनसे रब्ता करने के लिए और उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यहाँ कोर्ट का ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, कोर्ट का ऑर्डर चले मिल भी जाए तब भी बहुत एक्सट्रीम केसेस में ही इंफॉर्मेशन वो लोग देते हैं। अच्छा, हाई प्रोफाइल जिन्हें हम कहते हैं। नहीं, जैसे रेप केसेस, जैसे किसी की फोटोज़ को आप डॉक्टर करके मतलब जो न्यूड कर देते हैं, तो इस तरह के सीरियस क्राइम्स में दे देते हैं। लेकिन ये जो है हो सकता है इसमें दें, लेकिन कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन फेसबुक्स डिस्क्रेशन। ये मेन प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। बाकी शेयर करने का भी क्राइम ज़रूर है। शेयर करने से भी अगर ये आपको पता है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, अगर आप श्योर नहीं है तो अगर शेयर कर रहे हैं तो जो शेयर कर रहा है उसके लिए भी पेका इसको कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 को, उसमें सज़ा शेयर करने के हवाले से भी मौजूद है। तो सीनियर सहाफ़ी जो हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको मेरा ख्याल है इन चीज़ों नेग्लिजेंस हो जाती है कभी ना कभी, किसी ना किसी चीज़ पे हो सकता है उनके पास जिस सोर्स आई हो और कभी कभी ऐसे वाक़यात को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी लिया जाता है ना कि आप फ़ौरन उस पर एक्शन लेते हैं और क्विकली उस पर रिस्पॉन्स करते हैं और शेयर करने शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा बैरिस्टर साहब कि इस केस पर इस किस्म की जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे, तो क्या नताशा के ऊपर जो है, उनके केस के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा इससे, या अभी तक स्टेट वर्सेस क्रिमिनली चल रहा है ये केस? देखिए, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं वो तो ज़रूर आएंगे। जजेस भी हमारी ही सोसाइटी का हिस्सा है, वो मीडिया पर देखेंगे, उनके जहन में एक इमेज बिल्ड होगा अक्यूज्ड का। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर लीगल बात की जाए तो जो फैसला होता है वो जो जज के सामने कागजात पेश किए जाते हैं उन पे होता है। तो इस तरह की चीज़ें जजेस के सामने आएंगी तो नहीं रिकॉर्ड पे, तो लीगली हम कहेंगे कि नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकली ऑब्वियसली एक एनवायरनमेंट बन जाता है, एक नैरेटिव तैयार हो जाता है, एक अच्छा सर, हमारे नाज़रीन के लिए ये बता दें कि ये बात किस हद तक सच है कि मुलजिमा को रिहा कर दिया गया है, वो दुबई जा चुकी हैं, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है? नहीं, कल रात तक की जो मेरी इन्फॉर्मेशन है हिसाब से वो स्टिल अरेस्टेड हैं और अभी तो उन्होंने बेल अभी दाखिल करनी होगी। जुडिशियल रिमांड मिला हुआ है अभी तो 14 दिन का। हाँ, देखिए इतना भी नहीं है पाकिस्तान में सिस्टम बुरा कि बेल के बगैर एक ऑलरेडी दुनिया को पता है कि एक अरेस्ट हो चुकी हैं मुलजिमा, उसको बेल के बगैर कैसे बाहर आ सकते हैं? बेल के लिए जो है वो देखा जा सकता है कि क्या चलती है कार्रवाई। तो अभी ये जेसी पे तो नहीं है ना, इन्हें जुडिशियल कस्टडी? मेरा ख्याल है कि हो गई है। जुडिशल कस्टडी, जुडिशल रिमांड एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है। एक होता है पुलिस कस्टडी या पुलिस रिमांड। अच्छा, ये फ़र्क होता है। तो हाँ, एक पुलिस जो अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन उनको चाहिए तो मैक्सिमम 14 दिन के लिए उनको मिल सकता है, लेकिन इसमें मेरा नहीं ख्याल उनको चाहिए होगा। तो जैसी मेरी इन्फॉर्मेशन के जेसी पर जा चुकी हैं वो। अच्छा, अब ये बताइएगा सर कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो जाहिर सी बात है इसके अंदर 3 लोगों की जो है वो मौत हो गई है, इनके साथ जो एक्सीडेंट हुआ, अब इनके ऊपर जो क्रिमिनल ऑफेंस लगता है, वो वीडियो फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं एविडेंस के तौर पे। लोग वहाँ जो थे, अगर कोई आ गया तो जाहिर सी बात है रिश्तेदारों के अलावा बहुत सारे लोग वहाँ उस वक्त तो काफ़ी एक्टिव थे, जो हमने वीडियोस देखी हैं। शायद उनमें से भी कोई लोग जो हैं वो आ जाएं, अदालत पहुँच के जो है वो इस बात की गवाही दें। फिलहाल कानून इस चीज़ को किस तरीके से देख रहा है, किस तरीके से परख सकता है इस केस को कि ये साबित किया जा सके कि ये इनके ऊपर जो ड्राइविंग का जो है, रैश ड्राइविंग का जो केस है, ये बनता है? जी देखें, इसमें तो 2 सेक्शंस जो मेन लगे हुए हैं, वो है एक 320 जिसमें रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से अगर किसी की आप जान ले लेते हैं तो आप को 320 उसको एक्सप्लेन करता है। उसमें 10 साल तक की सज़ा है और इन एडिशन टू इम्प्रिजनमेंट आपकी दियत भी है। अच्छा, दियत। दूसरा है 322। 322 जो है वो सिर्फ और सिर्फ दियत उसकी पनिशमेंट। अच्छा, है। लेकिन देखे ना, ये मैं सिस्टम अभी आपसे बात भी कर रहा था, बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है लॉ। यहाँ पे मसला देखें कि 322 जो है वो नॉन बेलेबल सेक्शन है।
हालांकि उसकी सजा कोई नहीं है दियत के अलावा, दियत के अलावा कुछ। और 320 जो है 10 साल तक की सजा है, लेकिन बेलेबल सेक्शन। लेकिन उन पे 322 ही लगाई है, 20 अभी तक लगी नहीं है उन पे, जो 320 भी लगी है। अच्छा, और हमारी इंफॉर्मेशन ये आपके पास ज्यादा होगी, कल रात की जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें ये दोनों आ रही हैं। अगर नहीं भी लगी तो चालान में वो आ जाएंगी, क्योंकि अच्छा अब ये है प्रोसिक्यूशन जो है वो केस चलाता है मुद्दई का, तो मुद्दई को बेसिकली प्रूव करना है कि वो जो बंदी हैं वो चला रही थी, मुल्ज़िमा रैशली एंड नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रही। ये रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग को फिर कोर्टों ने डिफाइन किया हुआ है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये क्या होता है। वो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ड्राइविंग करने की कोई वीडियो मौजूद नहीं है, तो ये आप किस तरह प्रूव कर पाएंगे? विटनेसेस हैं वो प्रूव नहीं करेंगे। देखिए विटनेसेस सिर्फ और सिर्फ ये बताएंगे कि ये गाड़ी लगी और ये मर गए, और यहाँ पे से वो जी जो खातून थी वो चला रही थी, हाँ वो खातून चला तो रही थी, इस पे कोई डाउट नहीं, लेकिन वो रैशली एंड नेग्लिजेंटली चला रही थी, इसका क्या सबूत है? ये पहले हमें साबित करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखें जहाँ पे पब्लिक आ जाती है वहाँ दो प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो पब्लिक में आते नहीं हैं लोग विटनेस बनने के लिए, वो ना पुलिस को बयान देते हैं ना कोर्ट में आते से दूर रहते हैं। हाँ, दूसरा अगर कोई आ भी जाए तो हर किसी का अपना वर्जन होता है। हाँ ऐसा ही है, ठीक है, तो कंसिस्टेंट नहीं होता। जब कोर्ट में आप आते हैं तो आपको कंसिस्टेंट बयान चाहिए। अगर एक बंदा बोल दे जी मैंने देखा वो 100 की स्पीड से आ रही, तो ये रैश और नेग्लिजेंट में आ जाती है चीज। दूसरा बोले नहीं वो अपने हिसाब से आ रही थी, वो सिग्नल जो है वो बंद हो गया तो अचानक से ये चली गई, ये दूसरा आ गया नैरेटिव। ये दूसरा नैरेटिव कोर्ट जो है वो तो बयानात में तजाद आ जाता है, तजाद आ जाता है। आपने जिक्र किया कि कानून हमारा बड़ा पुराना है, जहाँ का कानून हम फॉलो कर रहे हैं ब्रिटिश लॉ, वहाँ पर तो इसकी सजाएं जो है इन चीज़ों की बिल्कुल क्लियर है, और मोहतरमा के पास लाइसेंस भी वहीं का है, लंदन का ही लाइसेंस कैरी कर रही हैं वो, तो वहाँ पर तो इस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा एविडेंस, ये वीडियो एविडेंस भी काफ़ी है वहाँ की कोर्ट के लिए, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है बेहतर बताएंगे। तो ये क्या वजह है कि इसी लॉ की किताबों को फॉलो करते हुए हम इस चीज़ को प्रूव करने में इतना टाइम लगा देते हैं और आज तक कर भी नहीं पाए, खा वो रेमंड डेविड का केस हो या डेविस का, या फिर वो शाजिब खानज़ादा का, शाजिब खानज़ादा ने जो उस पर बड़ी मेहनत की हुई थी, उन्होंने पोस्ट भी किया हुआ था इससे रिलेटेड, शाहरुख जतोई का केस जो था वो भी है, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर दैयत के ऊपर फैसला हो गया है। तो लोगों में जो ये एक गुस्सा, एक जो जोश जो पैदा हुआ होता है कि जी हमने इस चीज़ का फैसला कराना है, हमने अमीर को पैसे नहीं खर्च करने देने, उसे बाहर नहीं जाने देना, जब उसके अपने रिश्तेदार ही मान जाते हैं तो अवाम बेचारी क्या करे? देखिए सबसे पहले तो ये है कि इंग्लैंड, अमेरिका और मॉडर्न जो लीगल सिस्टम्स हैं उसमें ये होता है कि स्टेट क्राइम जुर्म अपने ऊपर लेती है। हम यहाँ पे सिर्फ कहते हैं स्टेट वर्सेस नताशा, लेकिन होता मुद्दई वर्सेस नताशा है। सही है। और ये जो दैयत वाला मामला है ये ना सिर्फ शरीयत में मिलता है बल्कि ओल्ड ब्रिटिश लॉ में भी मिलता है। अच्छा, तो उनके पास भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद था। अच्छा, अब मसला ये है कि हमारे लॉज चलते हुए आ रहे हैं, 1898 का तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। अच्छा। पाकिस्तान पीनल कोड जिसके ये 320 और 22 की जो बात की हमने, जिसके तहत सजाएं तय होती हैं, वो 1860 का है। अब उसमें आप छोटी मोटी अमेंडमेंट्स तो रेगुलरली करते हुए आते हैं, लेकिन एज अ होल पीस ऑफ लेजिस्लेशन comes from the 19th century, mid 19th to late 19th century। अब उन चीज़ों को आप मॉडर्न डे वर्ल्ड पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि जो आपने कहा कि हमें टाइम लग जाता है प्रूव करने में, वहाँ ऐसा नहीं होता। तो हमारे पास इन्हीं प्रोसीजर को जो हमारे पास प्रोसीजर है उसको हम थोड़ा मॉडर्नाइज अगर कर देंगे और पॉलिसी बना देंगे कि ये जो हम एडजर्नमेंट्स लेते हैं, हर चीज़ पे एडजर्नमेंट, हर चीज़ पे एडजर्नमेंट, ये नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा रहम खाना चाहिए हम लोगों को। तो ये जो एडजर्नमेंट कभी वो साइड लेती है, कभी वो, जिसको नहीं चलाना वो एडजर्नमेंट पे एडजर्न, वो पुराना एडजर्नमेंट के बाद जो है वहाँ एडजस्टमेंट हो जाती है इतने टाइम में। तो अगर इंग्लैंड, अमेरिका में क्या होता है, उन्होंने प्रोसेस बताया हुआ है कि भाई ये आपको 6 महीने के अंदर केस खत्म करना है। उसमें जज साहब एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज होते हैं, वो कहते हैं कि इतने दिनों बाद आप अपना स्टेटमेंट जमा कराएंगे, इतने दिनों बाद ये स्टेटमेंट जमा होगा, इतने दिनों बाद ये होगा, वो सारा पहले से प्लान चीजें होती हैं। एग्जैक्टली। और ट्रायल का दिन
तय कर देते हैं कि जी ये ट्रायल कितने दिन चलना चाहिए। सारे ओपिनियन देते हैं जी 4 दिन 5 दिन, चलें जी 5 दिन का हमने कर दिया, फलां से फलां डेट पर 5 दिन इस फलां कोर्ट में सिर्फ ये केस चलेगा। हमारे जजेस के पास 60 केसेस होते हैं डेली, 50 60 70 हाई कोर्ट तक में। तो ये कैसे फिर हम जल्दी चलाएंगे? आगे आ जाते हैं दियत का जो मामला है। अब यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम जो है वो ये आ जाती है कि शरीयत इस चीज़ को अलाउ करता है। कुरान में सूरह बकरा में, सूरह मायदा में इन चीज़ों की परमिशन है कि जी एनिमोसिटी ख़त्म करने के लिए अफ़्व और सुलह का जो है वो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं कि या तो आप एनिमोसिटी खरीदो या तो जो है वो फाइट करो, या तो लड़ो या तो खरीदो, खून के बदले या तो खून हो या फिर ये खून बहाओ। तो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। लेकिन जो हमारी आवाम है आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर गुस्सा बहुत सारी चीज़ों का भरा हुआ है। तो जब भी कोई भी इस तरह बड़े मामलात होते हैं तो हमने पता नहीं क्यों पैसा जिसके पास बहुत ज़्यादा है उसको दुश्मन समझा हुआ है। ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो मुल्ज़मा हैं इनका एटीट्यूड ऐसा था, ये बता रहा है कि वो सोशल मीडिया वो जायज़ है उनका। सर एक और अहम बहुत बात है इस केस की कि इसमें बताया ये जा रहा है कि मुल्ज़मा की जो मेंटली कंडीशन है वो अच्छी नहीं थी। बस जल्दी से बता दीजिएगा क्योंकि एक अहम देखिए ये तो बहुत बड़ा डिफेक्टिव लीगल ग्राउंड अगर किसी ने लिया है उनके वकील ने तो गलत है। क्यों? वजह ये है कि फ़िलहाल प्रोसिक्यूशन और मुद्दई को प्रूव करना पड़ेगा कि वो रैशली और नेग्लिजेंटली ड्राइव करते हुए मारा है। लेकिन जब आप इंसैनिटी का ग्राउंड लेते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है डिफेंस के ऊपर। बिल्कुल, अब आपको प्रूव करना है कि वो मेंटली स्टेबल हैं या नहीं, और उनकी जो इतनी बड़ी लिस्ट है जिसके ऊपर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरपर्सन बनी बैठी हुई है उनको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। खैर, थैंक यू सो मच बैरिस्टर अख्तर साहब, हुसैन साहब, आप हमारे साथ थे। इसी के साथ एक वक्फा प्रोग्राम में शामिल करेंगे क्योंकि वक्फा जरूरी है। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम दुनिया बोल है में। और आज 26 अगस्त की जब बात हो रही है तो अनम बहुत ज़्यादा खुश हैं। इनकी खुशी की क्या वजूहत हैं वो ये खुद ही क्योंकि आज 26 अगस्त दुनिया भर में ख़वातीन की मसावात का दिन मनाया जा रहा है। और आज से 100 साल पहले 26 अगस्त 1920 को अमरीकी आइन में 19वीं तरमीम करते हुए मरकज़ी हुकूमत और रियासतों को जिनसी बुनियादों पर किसी को वोट देने के हक से इनकार करने से मना किया गया था और ख़वातीन को वोट देने का हक मिला था। दिन को मनाने का मकसद ये है कि इस बात को आम किया जाए कि ख़वातीन भी मुआशरे में तमाम सहूलियात और हुकूक की उतनी ही हकदार हैं जितना कि कोई मर्द है। लेकिन आज भी दुनिया के बहुत से ममालिक में ख़वातीन के हकूक दबाने कोशिश की जाती है, बिल्कुल, और उन्हें इस सिनफ़ बुनियाद पर महरूम भी किया जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 49% ख़वातीन है, लेकिन पाकिस्तानी बैंक्स के जो अकाउंट्स हैं ना फ़हीम, वो ज़्यादातर मर्दों के हैं। और इसकी वजह यह है ना, ख़वातीन बीसियां डालती हैं, बैंक में नहीं रखती पैसे। नहीं, ऐसा नहीं है। 93% बैंक अकाउंट्स जो हैं वो मर्दों के हैं और सिर्फ 7% बैंक अकाउंट्स ख़वातीन के हैं। इस एक डेटा से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ख़वातीन को मुआशी मामलात से किस तरह दूर रखा गया है और इसी तरह की नाखवानगी में भी ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ता जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए अनम, आप भी इसी माशरे से ताल्लुक़ रखती हैं, आपने अपनी फैमिली में, अपने किसी जानने वाले की फैमिली में ऐसा होते देखा कि जी किसी को महरूम रखा हो? मैंने तो नहीं देखा आज तक भाई। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम होता है, अब्बा कमा के लाते हैं, अम्मा के हाथ में रख देते हैं, अम्मा ने खर्चा करना है जैसे भी करना है। अब ये जो डाटा इसमें यूज हो रहा है ना, इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर मेरे तो रिजर्वेशन ये आ रही है कि इसमें आप तालीम की कमी कह सकते, लेकिन खवातीन के साथ सलूक मसावी नहीं हो रहा है, इससे मेरा इख्तिलाफ है शहरी आबादी तक। हाँ, अगर आप दही आबादी की बात करेंगे तो करने वाली हूँ ना, दही आबादी भी तो हमारे मुल्क में दही आबादी का बहुत बड़ा तालीम की कमी इसकी वजह है। और वहाँ पर खवातीन को तो आप कह रहे हो पैसे लाकर उनके हाथ में रख दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिनसे महरूम रखा जाता है कि मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती जब तक वो अपने हस्बैंड से परमिशन नहीं ले लेती। एक बीवी अपने हस्बैंड से, और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे खवातीन को महरूम रखा जाता है। मेरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देखें, मैं अपनी बात करूंगा अपनी ज़ात की। मैंने अपनी ख़ानदान में, अपनी फैमिली में, अपने सराउंडिंग्स में भी कभी ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं। उसकी वजह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इलिटरेसी,
तालीम से जो है जब तक दूरी रहेगी तब तक हम ये रहेंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दीन और दुनिया दोनों का इल्म रखते हैं, उन्हें इस बात का मालूम है, इस बात का अंदाज़ा है कि ख़वातीन जो हैं वो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो भी इंसान है। और जैसे कि मर्द हैं वैसे ही ख़वातीन भी इंसान हैं। और हर तालीम याफ्ता इंसान जो है वो डेफिनेटली इस बात की जो है वो इज्जत करता है और एहतराम से जो है वो इस चीज़ को देखता है कि जी आप जो है वो अपना काम करें। अब जहाँ तक मेरी बात है भाई, हम तो बिल्कुल अपनी बेगम के साथ मसावी सलूक रखते हैं। मैंने अभी बताया यही ओसी पढ़ते हुए कि हम तो जब हर चीज़ में बराबर जी, तो आधा बिल भी ले लेते हैं, कहते हैं आधा बिल। शहरों में ये चीज़ें हैं ना। अब मैं हूँ, मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, उनकी इस तरह की मेहनत है मेरे पीछे, तभी तो मैं यहाँ पर आकर बैठी हूँ और काम कर पा रही हूँ। लेकिन तमाम जो ख़वातीन है ना वो बराबर नहीं है। और हमारी मेहमान इसके ऊपर जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो गुफ्तगू कर पाएंगी। फरजाना बारी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फरजाना साहिबा कि आज हम ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे हैं, 26 अगस्त है, और ये मसावी हुकूक का जो है वो आलमी दिन हम मना रहे हैं। इससे ज़रा ये बताइए कि क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को बराबरी के जो हैं वो आपके पास मौक़े फराम नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि मैं अभी तक अनम से गुफ्तगू करते हुए समझ पाया हूँ, उनका भी यही गिला है कि जी बराबरी के जो मौक़े हैं वो सिर्फ शौहरों की तरफ से नहीं, वालिदैन की तरफ से भी नहीं मिल रहे हैं, भाइयों की तरफ से भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या वजूहात हैं? देखिए, वो इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है, देखिए जो सिंफी नाबराबरी का मामला है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो ख़वातीन को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज कहीं भी किसी भी समाज में नहीं है। बाय एंड लार्ज जो है वो फिदरशाही समाज में हम रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो फिदरशाही की शक्लें हैं क्योंकि वो आपको मालूम है कि हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह की तरक्की हुई है अभी भी, जिसमें फ्यूडलिज्म है, ट्राइबल हमारी बेल्ट है, फिर अगर आप देखें कि जो शहरों के अंदर तो जो फिदरशाही की शक्लें हैं वो के मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिदरशाही की हर शक्ल में क्योंकि औरत को आप एक तरह से बराबर का इंसान ही नहीं समझते। जब आप उसको बराबर का इंसान नहीं समझते तो आप उसको ज़ाहिर है कि बराबर के मौके भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप ये समझ, जो ही आप देखें कि बच्ची पैदा होती है तो हम ये समझते हैं कि उसकी पैदाइश पे हम खुश नहीं होते, और उसकी वजह ये है कि जो उसका एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है, क्योंकि सोसाइटी ने पहले से ही उसकी बायोलॉजिकल डिफरेंस के साथ एक वैल्यू अटैच की है कि ये बच्ची जो है इसने खुद मुख्तार नहीं होना, इसने माशी तौर पे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी। फिर हमारे समाज में मर्द की इज्जत का तस्वुर आपने औरत के बिहेवियर के साथ जोड़ दिया है। तो ये जो तस्वुर है और फिर ये तस्वुर कि औरत मर्द की मिल्कियत है, ये जो हमारा फिदरशाही समाज के अंदर ये जो माइंडसेट है, जिसकी वजह से ये नहीं है कि सिर्फ घरों में बच्चियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, बल्कि पाकिस्तान की रियासत भी जो कि एक पेट्रियार्कल माइंडसेट रखती है, हमारे जो अदारे हैं वहाँ पे रियासती सतह पे भी औरतों को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें, बच्चियों के स्कूल जो है वो कम है, लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटियाँ खासतौर पे जो आपके ये जो है ये जो वोकेशनल सेंटर्स हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब रियासत भी औरतों की तालीम और तरबियत के ऊपर कम इन्वेस्ट करती है एज कम्पेयर टू मेन। तो ये एक माइंडसेट है जिसमें हम औरत को एक बराबर का इंसान ही नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि औरत जो है वो किसी और की, मर्द की जिम्मेदारी है, मर्द उसकी कफालत करेगा, मर्द उसको लुक आफ्टर करेगा, लिहाजा ये जरूरत है कि मर्द को तालीम दी जाएगा, मर्द जो है वो माशी तौर पे खुद मुख्तार हो और फिर वो औरतों का दुरुस्त फरमाया आपने फरजाना बारी साहिबा। बिल्कुल कि हम लेडी डॉक्टर तो ढूंढते हैं अपनी ख़वातीन के इलाज के लिए, लेकिन अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं कि वो पढ़ लिख के खुद डॉक्टर बन जाएं। ये हमारे एक है समाज का अलमिया है। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और अब वो हमें आगाह किया। और नाजरीन, ये तालीम की कमी है। मैं अब भी अपने जो मैंने कहा है, जो बात मैंने की है उसके ऊपर अभी भी कायम दायम हूँ कि तालीम की कमी की वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर हम दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल कर लेंगे तो ये कोई शक वाली बात नहीं कि और हमारे मुल्क में जितनी औरत को इज्जत और रिस्पेक्ट दी जाती है वो बाकी ममालिक में उस तरह, बाकी ममालिक में भी नहीं है, बाकी मज़ाहिब में भी नहीं है। नाजरीन, आपसे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। चिल दें, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।